हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अनु सर में। तो दोस्तों, पीबी शैली की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ में हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 50 तक, और आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 75 तक। उससे पहले हम कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ लिरिकल ड्रामा विच वॉज प्रोड्यूस्ड इन 1821 एंड पब्लिश्ड इन 1822। इट इज़, तो दोस्तों ये हेलास में है। हेलास एक लिरिकल ड्रामा है जो कि 1821 में प्रोड्यूस्ड हुआ और पब्लिश हुआ 1822 में। इट इज़ ए पेस्टोरल एलिजी ऑन द डेथ ऑफ कीट्स मॉडल्ड ऑन बियॉन एडोनिस एंड मॉस्क्यूस लैमेंट फॉर बियॉन। तो कीट्स की डेथ पर पेस्टोरल एलिजी एडोनिस लिखी गई थी 1821 में। 55 स्पेंसरियन स्टेंजाज ऑफ 9 लाइन्स ईच, टोटल 495 लाइन्स। The line, the one remains, the many change and pass appear in Adonis. This poem of Shelley is an unfinished poem. Hazlitt describes it as new and terrific dance of death. तो unfinished poem Shelley का है The Triumph of Life, और Hazlitt ने इसको डिस्क्राइब किया है as new and terrific dance of death. The line I am the daughter of earth and water appears in the cloud की ये लाइन है। Make me thy lyre, मुझे अपनी वीणा बना लो, even as the forest is, जैसे कि जंगल है। These lines appear in Vote to the West Wind की ये लाइन है, पीबी शैली ने लिखी है। लाइफ में चेंज, जीवन बदल सकता है, बट इट में फ्लाई नॉट, लेकिन ये उड़ नहीं सकता। होप में वैनिस, आशा गायब हो सकती है, बट कैन नॉट डाई नॉट, लेकिन मर नहीं सकती। These lines are from हेलास। हेलास की इम्पॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लिरिकल ड्रामा है हेलास। Prometheus Unbound 1818-20 is a lyrical drama that reflects Shelley's revolutionary enthusiasm. The hero Prometheus represents mankind while Jove the personification of human institutions. It is written in 4 acts reflecting Shelley's thirst for liberty. तो लिबर्टी की जो प्यास थी उसके लिए प्रोमेथियस अनबाउंड लिखा इन्होंने। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। बिकॉज माई फादर ऑनर्स डिड डिमांड माइन फादर्स डेथ, दीज लाइन्स आर फ्रॉम अ ट्रेजेडी इन ब्लैंक वर्स विद 5 फैक्ट्स आइडेंटिफाई इट। दोस्तों, सेंसाई एक वर्स ट्रेजिक प्ले है और ये 5 फैक्ट में लिखा गया है, और ये ब्लैंक वर्स में, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये एक ड्रामा है। इट प्रेजेंट्स प्लेटोनिक लव ऑफ फिलॉसफी हु स्पीक्स ऑफ इमिलिया विवानी। तो प्लेटोनिक लव की बात की गई है एपिसाइचिडियन में, जिसमें इमिलिया विवानी की बात करते हैं। विच पोएम इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिस्ट हु सीक्स इन रियलिटी द काउंटर पार्ट ऑफ हिज आइडियल। तो आइडियलिस्ट की बात किस में होती है? विच पोएम इज़ द ट्रेजेडी ऑफ आइडियलिस्ट, अलास्टर को कहा गया। अलास्टर का सब टाइटल दोस्तों द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड होता है, ध्यान रखिएगा। द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर 1816 इज द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड इज द अदर टाइटल ऑफ अलास्टर। और ये टाइटल किसने सजेस्ट किया था दोस्तों, बताइए कमेंट बॉक्स में। ये टाइटल किसने सजेस्ट किया था? टाइटल सजेस्ट किया था इनके फ्रेंड थॉमस लव पिकॉक ने। द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन आई एवर मेट, whose words are these and about whom। तो द मोस्ट जेंटल, द मोस्ट एमिएबल एंड द लीस्ट वर्डली माइंडेड पर्सन कहा है शैली को बायरन ने। तो ध्यान रखिएगा ये। इट इज़ द बेस्ट लिरिकल ड्रामा दैट शोज शैलीज रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म बेस्ट। प्रोमेथियस अनबाउंड की बात है। प्रोमेथियस अनबाउंड 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है जिसमें शैली के रिवोल्यूशनरी एंथुसियाज्म को बताया गया है। यहाँ पे दोस्तों एपिसाइचिडियन लिखा हुआ है। प्लेटोनिक लव की बात होती है किसमें? प्लेटोनिक लव अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, ये एपिसाइचिडियन EPIPSYCHIDION ये लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ लास्ट में। तो एपिसाइचिडियन सेलिब्रेट्स प्लेटोनिक लव की बात होती है एपिसाइचिडियन में। चलते हैं आगे। 51 एडोनिस इज़ अ थ्रेनेडी ओवर द डेथ ऑफ कीट्स पे लिखी गई थी एडोनिस। एडोनिस दोस्तों 1821 में लिखी गई। स्पेंसरियन स्टेंजा में लिखी गई। 9 लाइन्स ईच, 55 स्टेंजा है इसमें, टोटल
495 लाइन्स हैं। वर्ड्सवर्थ फाउंड एंड शेली लॉस्ट हिमसेल्फ इन नेचर। वर्ड्सवर्थ को मिली और शेली जो है नेचर में खो गए, ये बात कही विलियम जे लॉन्ग ने। हुज कमेंट इज दिस। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से 75 की ओर। Some critics call him ineffectual, yet along with Blake, Dash is the nearest example of poet. As a prophet in life, he suffered more than Blake. तो दोस्तों ineffectual angel पी.बी. शेली को कहा गया था, तो डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। पी.बी. शेली इज़ द राइट ऑप्शन। हम हर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। Some critics call him ineffectual, yet along, ये दोस्तों एल है, along with Blake, P.B. Shelley is the nearest example of poet as a prophet. In life, he suffered more than Blake. Percy B.C. Shelley, 4 August 1792, 8 July 1822, was one of the major English Romantic poets and is regarded by some as among the finest lyric, as well as most influential poets in the English language. तो इनइफेक्चुअल एंजल पी.बी. शेली को कहा गया, ध्यान रखिएगा। आर्नोल्ड ने इनको कहा था, मैथ्यू आर्नोल्ड। चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ओर। ऑन हुज ग्रेव आर द फॉलोइंग लाइन्स फ्रॉम टेम्पेस्ट इंस्क्राइब्ड। दोस्तों किसकी कब्र पर टेम्पेस्ट की ये लाइनें लिखी हुई हैं? शेली की कब्र पर लिखी हुई हैं। नथिंग ऑफ हिम दैट डथ फेड बट डथ सफ़र अ सी चेंज इनटू समथिंग रिच एंड स्ट्रेंज। तो ये लाइनें दोस्तों शेली की कब्र पर लिखी हुई हैं, ध्यान रखिएगा। The Greek name for a vengeful demon that drive the victim to the desert place is, तो Alastor the Spirit of Solitude सबटाइटल, और ये टाइटल थॉमस ल पिकॉक ने सजेस्ट किया था शेली को। द ट्रायम्फ ऑफ लाइफ इज शेलीज क्या है? अनफिनिश्ड पोएम है। शेलीज ब्यूटीफुल एंड इनफेक्चुअल एंजल बीटिंग द वाइड हिज ल्यूमिनियस विंग्स इन वेन हुज कमेंट इज दिस। दोस्तों ये सेंटेंस इतना इम्पॉर्टेंट है कि किसी एग्ज़ाम, इंग्लिश के किसी भी एग्ज़ाम के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने कहा था इनफेक्चुअल एंजल शेली को। अ पोएम वॉज द इमेज ऑफ लाइफ एक्सप्रेस्ड इन इटर्नल ट्रूथ एंड पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। तो ये शेली ने कहा है, पोइट्री इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ द इमेजिनेशन। इमेजिनेशन इज़ द ग्रेट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मोरल गुड। अ मैन टू बी ग्रेटली गुड मस्ट इमेजिन इंटेंसली एंड कॉम्प्रिहेंसिवली। तो ये बात भी शेली ने कही है। हु सेड? शेली। पोइट्री इज इंडीड समथिंग डिवाइन, इट इज़ एट वंस द सेंटर एंड सरकमफ्रेंस ऑफ नॉलेज। तो पोइट्री वास्तव में डिवाइन मानी गई है, इट इज़ वंस द सेंटर, इसको केंद्र बिंदु माना गया, एंड सरकमफ्रेंस ऑफ नॉलेज, और इसको ज्ञान की परिधि मानी गई है। तो हु सेड? शेली ने ये बात कही है। पोइट्री इज़ दैट फॉर्म विच ऑल स्प्रिंग एंड दैट विच अडॉर्न्स ऑल, and poetry redeems from decay the vegetations to the dignity of man. Who said? ये भी बात शेली ने कही है। Poets are the mirrors of the gigantic shadows which futurity casts upon the present. Poets are the unacknowledged legislature of the world. Who said? दोस्तों ये लाइन जो है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, एक प्रोज वर्क है, एक एस्से है शेली का, उसमें से लाइन ली गई, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। हु कंसीडर्स डिफेंस ऑफ पोइट्री एज द प्रोफाउंडेस्ट एस्से इन द इंग्लिश लैंग्वेज। तो डिफेंस ऑफ पोइट्री को हर्बर्ट रीड ने प्रोफाउंडेड एस्से माना है इंग्लिश लैंग्वेज का। शेली रोट अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एज ए रिप्लाई टू द चार्ज मेड अगेंस्ट पोइट्री बाई। तो दोस्तों इनके फ्रेंड थॉमस ल पिकॉक ने एक पोइट्री लिखी थी, एक पोइट्री का एक वर्क लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था द 4 एजेस ऑफ पोइट्री, जिसके जवाब में इन्होंने अ डिफेंस ऑफ पोइट्री एक एस्से लिखा। तो ये शेली ने लिखा डिफेंस ऑफ पोइट्री, एक एस्से है, ध्यान रखिएगा। द पोएट इज़ अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। हु सेड? तो ल पिकॉक ने कहा था कि द पोएट इज़ अ सेमी बारबेरियन इन अ सिविलाइज्ड कम्युनिटी। शेली इज़ द डिफेंस शोज द इन्फ्लुएंस ऑफ। तो शेली की जो द डिफेंस ऑफ एस्से है, द डिफेंस ऑफ पोइट्री जो एस्से है, वो प्लेटो एंड सिडनी के पॉलिजी से प्रभावित है। अ पोएट पार्टिसिपेंट्स इन द इटर्नल, द इनफाइनाइट एंड द वन एज फार एज इट रिलेट्स टू हिज कंसेप्शंस। टाइम एंड प्लेस एंड नंबर डू नॉट। हु सेड? तो ये कहा शेली ने। चलते हैं क्वेश्चन नंबर
52 की ओर। हाउ डज सेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड। तो सेली ओड टू द वेस्ट विंड में अपने आप को कंपेयर करते हैं विंड से, किस चीज़ में? तो ऑप्शन बी एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड इज़ द राइट ऑप्शन। अपने आप को एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड कंपेयर करते हैं। सेली इन हिज ओड टू द वेस्ट विंड कंपेयर हिमसेल्फ टू द विंड एज टेमलेस स्विफ्ट एंड प्राउड। दिस ode by Shelley is written in 1819 near Florence, Italy. Some have interpreted the poem as the speaker lamenting his inability to directly help those in England owing to his being in Italy. Question number 53 is on your screen. In the last stanza of his ode to the west wind, Shelley invokes the west wind to make him his। तो कहते हैं कि मेक हिम हिज लायर, अपनी वीणा बना लो। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन। सी इज़ द राइट ऑप्शन, मेक हिम हिज लायर। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन। इन द लास्ट स्टेंजा ऑफ हिज ओड टू द वेस्ट विंड, सेली इन्वोक्स द वेस्ट विंड टू मेक हिम हिज लायर। इन दिस लास्ट स्टेंजा द पोएट बिकम्स द विंड्स इंस्ट्रूमेंट, हिज लायर। This is a symbol of the poet's own passivity towards the wind. He becomes his musician and the wind's breath becomes his breath. तो हवा की सांस इनकी सांस बन जाती है। 54 is on your screen. Are driven like ghosts from an enchanter fleeing, जैसे भूत मंत्रों से भाग जाते हैं उस तरह से हु और वॉट इज़ ड्राइवन, क्या चीज़ भागी जा रही है, लाइक घोस्ट भूतों की तरह। सेलीज पोएम ओड टू द वेस्ट विंड। दोस्तों जो सूखी पत्तियां हैं, द डेड लीव्स इज़ द राइट ऑप्शन। जो सूखी पत्तियां हैं वो हवा से भागी जा रही हैं। द डेड लीव्स आर ड्राइवन घोस्ट्स। द डेड लीव्स आर ड्राइवन घोस्ट्स इन सेलीज ओड टू द वेस्ट विंड। इन द फर्स्ट कैंटो द स्पीकर ऑफ द पोएम summons the west wind, likening the leaves it blows off the trees to diseased multitudes. He lingers on these images of death and disease in the first section of the poem. The poem is divided into 5 cantos. तो 5 cantos में poem ode to the west wind divided है। ये masterpiece है, 1819 में लिखी गई, 1820 में पब्लिश की गई। Question number 55 is on your screen. Men of England, wherefore plough for the lords who lay ye low, wherefore weave with toil and care the rich robes your tyrants wear. The above lines are from a poem of, तो इस सेली की पोएम से ली गई है दोस्तों। ऑप्शन सी इज़ द राइट ऑप्शन, सेली। These lines are extracted from the song Men of England written by P.B. Shelley. In the poem, the speaker is speaking directly to the men of England. तो जो men of England हैं उनसे डायरेक्टली पोएट बात कर रहा है। In what today we recognize as Marxist tones, the people of England are a vast proletariat। तो ये men of England ध्यान रखिएगा, पोएम है A Song Men of England। Question number 56, एडोनिस bewails the death of। तो एडोनिस दोस्तों 1821 में लिखी गई एक पेस्टोरल एलिजी है। द डेथ ऑफ जॉन कीट्स लिखी गई, बी इज़ द राइट ऑप्शन। 55 स्पेंसरियन स्टेंजाज में लिखी गई, 9 लाइन्स ईच, 495 टोटल लाइन्स आर देयर इन एडोनिस। Adonis is written by P.B. Shelley. It is a pastoral elegy of 495 lines written in 1821. On the death of John Keats, it is written in Spenserian stanzas of 9 lines. चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 is on your screen. The Ode to the West Wind has, तो Ode to the West Wind में 5 stanzas हैं और ये टर्जारिमा में लिखी गई दोस्तों। तो 5 स्टेंजाज हैं ओड टू द वेस्ट विंड में। 1819 में लिखी गई, 1820 में पब्लिश हुई।
Ode to the West Wind written by P.B. Shelley in 1890, नहीं दोस्तों, यहाँ 1819 होगा, 1819. Near Florence in Italy, it is an ode written in टर्जा रीमा. तो टर्जा रीमा में लिखी गई, 3 लाइन का स्टेंजा होता है टर्जा रीमा. क्वेश्चन नंबर 58 इज ऑन योर स्क्रीन. इन विच पोएम डू द फॉलोइंग लाइन्स अकर. किस पोएम की लाइनें हैं? विंटर इज गॉन एंड गॉन, सर्दी आई और चली गई, बट ग्रीफ रिटर्न्स विद द रिवॉल्विंग ईयर. लेकिन जो दुख है वो आने वाले साल के साथ भी दुख वापस आ गया, यानी नए साल में भी दुख ने पीछा नहीं छोड़ा. तो ये कीट्स, ये सेली के एडोनिस की लाइन है, सेली के एडोनिस की लाइन है. सेली एडोनिस लिखी थी कीट की डेथ पे. दीज लाइन्स इन एडोनिस विच इज़ रिटन बाई P.B. Shelley, it is pastoral elegy of 495 lines written in 1821. On the death of John Keats, it is written in Spenserian stanza of 9 lines. Question number 59 is on your screen. The first image that Shelley visualized in the Ode to the West Wind is of. तो फर्स्ट इमेज दोस्तों किस चीज़ की विजुलाइज करते हैं शेली? एन इंचेंटर अ फियर्स मैनेट. तो एन इंचेंटर की बात करते हैं. ए इज़ द राइट ऑप्शन. ऑप्शन ए, एन इंचेंटर इज़ द राइट ऑप्शन. Out of 5 the first image of Shelley's Ode to the West Wind 1820 में पब्लिश हुई, 1819 में लिखी गई. is of an enchanter fleeing, though from whose unseen presence the leaves dead are driven like ghost from an enchanter. जिस तरह से भूत मंत्रों से भाग जाते हैं, उसी तरह हवा के झोंके से सूखी पत्तियां भागी जा रही हैं. The second part is about Maenad, the third part is about the blue Mediterranean. पहले स्टेंजा में इंचेंटर की बात की, सेकेंड स्टेंजा में मैनेट की बात की, थर्ड में ब्लू मेडिटेरेनियन की, द फोर्थ पार्ट अबाउट द कॉमरेड ऑफ द वॉन्डरिंग्स की, एंड द लास्ट इज अबाउट द स्पिरिट फियर्स. तो यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा. क्वेश्चन नंबर 60 इज ऑन योर स्क्रीन. What does Shelley ask the West Wind to do by the incantation of his verse? तो शेली क्या कहते हैं वेस्ट विंड से करने के लिए? तो कहते हैं बी ए ट्रम्पेट ऑफ प्रोफेसी. कहते हैं कि वो भविष्यवाणी की गूंज बन जाए, मतलब वो एक भविष्यवाणी की तरह आवाज़ करे. Shelley asked the West Wind to be the trumpet of a prophecy. O wind, if winter comes, can spring be far behind? Hence option C is correct. दोस्तों इस लाइन का क्या मतलब है? इफ़ विंटर कम्स कैन बी स्प्रिंग फार बिहाइंड. कमेंट बॉक्स में बताइए सभी लोग, देखते हैं कौन आंसर कर पाता है इसका. 61 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अकॉर्डिंग टू शेली द वेस्ट विंड इज़ द ब्रेथ ऑफ. तो शेली के अकॉर्डिंग वेस्ट विंड किसकी ब्रेथ है, किसकी सांस है? तो पत्तियों का झड़ना हो रहा है, ऑटम सीजन की बात हो रही, पतझड़ की बात हो रही. बी इज़ द राइट ऑप्शन. पोएम में भी ये लाइन आई है. अकॉर्डिंग टू शेली द वाइल्ड वेस्ट विंड इज़ द ब्रेथ ऑफ ऑटम हु इज़ द सिस्टर ऑफ स्प्रिंग. ऑटम को स्प्रिंग की सिस्टर कहा गया है. ओ वाइल्ड वेस्ट विंड दो ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग. तो देखिए पोएम में लाइन आई है, वेस्ट विंड को ऑटम सीजन की ब्रेथ कहा गया है. हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 62 इज ऑन योर स्क्रीन. O wind, if winter comes, can spring be far behind? These famous words of Shelley have been taken from Ode to the West Wind 1819 में लिखी गई, 1820 में पब्लिश हुई. टर्जा रीमा में लिखी गई ये पोएम. 3 लाइन स्टेंजा कहते हैं इसको. The lines O wind, if winter comes, can spring be far behind have been taken from Shelley's Ode to the West Wind 1820 में पब्लिश हुई, 1819 में लिखी गई. हैंस ऑप्शन बी इज करेक्ट. दोस्तों फिर हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एग्जाम पॉइंट्स देखेंगे. 2 परफॉर्मर्स ऑफ इक्वल स्किल विल प्रोड्यूस अनइक्वल इफेक्ट्स फ्रॉम अ गिटार एंड अ हार्प हु सेड. तो ये बात शेली ने कही है. पोइट्री इज एवर अकम्पनीड विद प्लेजर. ऑल स्पिरिट्स ऑन विच इट फॉल्स ओपन देमसेल्व्स टू रिसीव द विजडम
which is mingled with its delight, who said, सेली ने कहा है। A poet is a nightingale who sits in darkness and sings to cheer its own होना चाहिए यहाँ पे दोस्तों, OWN own, its own solitude with sweet sounds, who said, सेली ने कहा। The ideas of Shelley seem to me always to be ideas of adolescence. Shelley के आइडिया मुझे हमेशा किशोरावस्था के विचार लगते हैं, as there is every reason why they should be, और उसमें प्रत्येक कारण है कि उन्हें क्यों ऐसा लगता है। तो T.S. Eliot ये कमेंट करते हैं। Whose comment is this? T.S. Eliot का ये कमेंट है Shelley पे। Who called Shelley an ineffectual angel? तो ये अर्नोल्ड कहते हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड का बहुत इम्पोर्टेंट कमेंट है Shelley पे। Who wrote our sweetest songs or those that tell of our saddest thought? तो दोस्तों ये इम्पोर्टेंट लाइन है टू अ स्काईलार्क की। P.B. Shelley कहते हैं कि जो मेरे सैडेस्ट थॉट है वही मेरे सबसे स्वीटेस्ट सॉन्ग्स हैं। तो आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स और दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट, जो मेरे दुखी विचारों के बारे में बताते हैं वही मेरे सबसे मधुर संगीत हैं। तो बी स्काईलार्क में बात कही गई। द लाइन्स आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ आवर सैडेस्ट थॉट आर कंपोज्ड बाय P.B. Shelley इन हिज ओड टू अ स्काईलार्क, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट। दोस्तों ओड टू अ स्काईलार्क Shelley ने लिखी, ओड टू द स्काईलार्क किसने लिखी? ओड टू द स्काईलार्क, कमेंट बॉक्स में बताइए। विच ऑफ Shelley's पोएम हैज़ अ स्टोरी फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी? तो ग्रीक मिथोलॉजी से कौन सी पोएम है? प्रोमीथियस अनबाउंड है, ए इज़ द राइट ऑप्शन, प्रोमीथियस अनबाउंड। Shelley's प्रोमीथियस अनबाउंड 1819 में लिखी गई, 1820 में पब्लिश की गई। इज अ 4-act लिरिकल ड्रामा है। इट इज़ कंसर्न विद द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक मिथोलॉजिकल फिगर प्रोमीथियस हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव्स फायर टू ह्यूमैनिटी, मानवता को अग्नि प्रदान कर देता है, फॉर विच ही सब्जेक्टेड टू इटर्नल पनिशमेंट, मिलता है उसको, एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ज्यू, हेंस ऑप्शन ए इज करेक्ट, प्रोमीथियस अनबाउंड 4-act लिरिकल ड्रामा है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं 65 की ओर। क्वेश्चन नंबर 65 इज ऑन योर स्क्रीन। विच अमंग द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाई Shelley? तो Shelley ने इसमें से कौन सी पोएम नहीं लिखी? ओड टू द वेस्ट विंड 1819 में लिखी Shelley ने, 1820 में पब्लिश हुई। ओड टू अ स्काईलार्क 1820 में। ओड टू अ नाइटिंगेल दोस्तों जॉन कीट्स की है, ध्यान रखना। ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स की है। द क्लाउड, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? कह रहा Shelley ने कौन सी नहीं लिखी है, तो ओड टू अ नाइटिंगेल लिखी है जॉन कीट्स ने। Ode to a Nightingale 1819 is a poem by John Keats. The poem is dominated by thoughts of death, underpinned by meditation on immortality and on the finite nature of joy. Question number 66 is on your screen. Whom does Shelley address as the wild spirit? तो वाइल्ड स्पिरिट किसको एड्रेस करते हैं दोस्तों? वेस्ट विंड को एड्रेस करते हैं, ऑप्शन बी। Shelley वेस्ट विंड को कहते हैं वाइल्ड स्पिरिट। इन हिज पोएम ओड टू द वेस्ट विंड 1820 में पब्लिश हुई, 1819 में लिखी गई। Shelley personifies the west wind and refers to it as the wild spirit which art moving everywhere, hence option B is correct। चलते हैं दोस्तों 67 की ओर। क्वेश्चन नंबर 67 is on your screen. In the poem Ode to the West Wind, what does the word dirge mean? तो दोस्तों Ode to the West Wind में एक वर्ड आया dirge, उसका क्या मतलब होता है? तो उसका मतलब होता है a song sung for a dead person, एक ऐसा गीत जो किसी मृत व्यक्ति के लिए गाया जाए। तो A is the right option। Dirge means a song sung for a dead person. In this poem, it is referred to as the song of the dying year। इस पोएम में बीतते हुए ईयर के लिए ये वर्ड यूज हुआ है डर्ज। दो डर्ज ऑफ द डाइंग ईयर टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ अ वास्ट सेपल्क्रे, SEPULCHRE, सेपल्क्रे। दोस्तों अपने स्पेलिंग के हिसाब से पढ़िए ताकि आपको याद रहे।
Hence option A is correct. 68. Whom did the west wind awaken? तो वेस्ट विंड दोस्तों किसको जगा रही है? तो द ब्लू मेडिटेरेनियन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन. The west wind awakened the blue Mediterranean, though who didst waken from his summer dreams the blue Mediterranean, where he lay lulled by the coil of his crystalline streams. Hence option B is correct. Question number 69 is on your screen. Shelley prays to the west wind to lift him. तो शेली वेस्ट विंड से क्या प्रे करता है कि उसको टू लिफ्ट हिम, उसकी आवाज़ को मानवता तक पहुंचाने के लिए बात कर रहा है. LT ग्रेड में यहाँ से क्वेश्चन आया था. एज अ वेव, अ लीफ, अ क्लाउड. तो डी इज़ द राइट ऑप्शन. ऑप्शन डी करेक्ट. Shelley prays to the west wind, oh lift me as a wave, a leaf, a cloud, I fall upon the thorns of life. मैं जीवन के कांटों पर गिर गया हूँ. आई ब्लीड, मैं खून से सना हुआ हूँ, मुझे खून निकल रहा है. तो टू द वेस्ट विंड में लाइन आती है दोस्तों. क्वेश्चन नंबर 70 इज ऑन योर स्क्रीन. इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ब्रॉडली स्पीकिंग दिस लाइन मीन्स. ये लाइन दोस्तों भी मैंने पूछी थी आपसे, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है देयर इज़ अ सिल्वर लाइनिंग बिहाइंड एवरी क्लाउड यू सी. इसका मतलब हुआ कि बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन आते हैं. ठीक है, ध्यान रखिएगा. 70 का सी इज़ द राइट ऑप्शन. बैड डेज आर फॉलोड बाय गुड वंस. द ब्रॉड मीनिंग ऑफ द फ्रेज इफ विंटर comes can spring be far behind means there is a silver lining behind every cloud. इसका मतलब होता है bad times will be followed by good ones, it's just a matter of time. केवल समय की बात है, बुरे समय के बाद अच्छा समय ज़रूर आता है और अच्छे समय के बाद भी बुरा समय आता है. ये भी याद रखिएगा दोस्तों. सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, यही जीवन का सार है. क्वेश्चन नंबर 71. इन हिज बॉयहुड डेज शेली वुड ट्राई टू. तो बॉयहुड डे में शेली क्या ट्राई करते थे? आउट स्ट्रिप द स्काईज स्पीड ऑफ द वेस्ट विंड. तो ए इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा. इन हिज बॉयहुड डेज Shelley would try to outstrip the sky speed of the west wind. If even I were as in my boyhood and could be the comrade of thy wanderings over heaven, as then went to outstrip thy sky speed, scars seemed a vision I would never have striven. Hence option A is correct. तो A is the right option. 72 की ओर चलते हैं दोस्तों. Important question. Again, who called Shelley a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings. तो मैथ्यू अर्नोल्ड ने ये बात कही है इनके लिए, शेली के लिए. तो बी इज़ द राइट ऑप्शन. मैथ्यू अर्नोल्ड, a 19th century poet and ranking literary critic, summed up Shelley's poetry and life as that of a beautiful and ineffectual angel beating in the void his luminous wings in vain. 73 is on your screen. Adonis by Shelley is an elegy on the death of John Keats. तो कीट्स की डेथ पे लिखा था शेली ने एडोनिस को. तो 1821 में लिखी गई. 495 टोटल लाइन्स हैं. एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स, ऑथर ऑफ एंडाइमियन के जो पोएट हैं जॉन कीट्स. एंडाइमियन हाइपेरियन के जो पोएट हैं जॉन कीट्स, उनकी डेथ पे एडोनिस लिखी गई शेली के द्वारा. इट वॉज रिटन इन 1821. द पोएम विच इज़ इन 495 लाइन्स इन 55 Spenserian stanzas of 9 lines was composed in the spring of 1821, immediately after 11 April when Shelley heard of Keats' death. Question number 74 is on your screen. Who composed the famous line? ये लाइन दोस्तों किसने लिखी? If winter comes can spring be far behind. अगर सर्दी की ऋतु है तो बसंत ऋतु भी कहीं दूर होगी.
यानी कि अगर बुरे दिन चल रहे हैं तो सुख के दिन भी आएंगे। मीन्स बैड टाइम्स फॉलोड बाय द गुड वंस। तो ये शैली की लाइन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है और मेरी फेवरेट लाइन है। These are taken from P.B. Shelley's Ode to the West Wind, written in 1890 near Florence, Italy. The poem ends with an optimistic note, which is that if winter days are here, अगर आज सर्दी के दिन है, then spring is not very far, तो सर्दी के बाद स्प्रिंग भी आएगी, बसंत ऋतु भी आएगी। क्वेश्चन नंबर 75 इज ऑन योर स्क्रीन। हु रोड द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम? दोस्तों किसने लिखा? शेली ने लिखा द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। और ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज की क्लास का, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम 1818 इज अ पोएम इन 12 कैंटोज composed by P.B. Shelley. It was originally published under the title लियोन एंड शिथना। तो द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम का ओरिजिनल टाइटल लियोन एंड शिथना था। 1818 में ये लिखी गई। तो इम्पोर्टेंट पोएम है ये पी.बी. शैली की। तो दोस्तों ये 75 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे 76 से पूरे 119 तक। तो चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मन करे तो लाइक कर दीजिएगा, लेकिन सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचती रहे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।